प्रयागराज में पवन नाम के एक लड़के ने, जिसकी उम्र मुश्किल से फ़ोटो देखिएगा तो 24-25 साल का है, उसकी शादी आस्था नाम की एक लड़की से हुई थी। शादी को भी ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, 25 में हुई थी। शादी के बाद ही थोड़े दिनों के बाद किचकिच शुरू हो गई। लड़की उठ के, जैसा अमूमन होता है, कोई, मैं जितनी बातें बता रही हूँ ये कहीं भी नया नहीं है, ये सब अब कॉमन सी बात हो गई है। मुझे लगता है जैसे मैं हर वीडियो में एक ही बात बता रही हूँ, क्योंकि कहीं कुछ नया है ही नहीं। शादी हुई, किचकिच शुरू, लड़की अपने मायके। चलिए मायके गए, मायके में लड़की वालों ने अपने ही दामाद को घर में आने से मना कर दिया। अब दामाद नहीं मानता है, वो जाएगा ही तो पुलिस थाना हो गई, वो जाएगा ही तो कोर्ट कचहरी हो गई, वो जाएगा ही तो जितनी सारी दुर्व्यवहार है, उसको मारपीट, सब कुछ उसको ससुराल में होगा ही। ये अब मतलब मेरे समय में लगता था ये मेरे साथ पहली बार हो रहा है, लेकिन नहीं, अब ऐसा नहीं है। ये रोज़मर्रा की बात है और लगभग हर लड़के के साथ अब ऐसा ही हो रहा है। तो वो भी ससुराल जाता था तो इसी तरह से प्रताड़ित किया जाता था, वो भी ससुराल जाता था तो इसी तरह से उसको कोर्ट कचहरी की धमकी दी जाती थी। घुटने पे ले आ देंगे, तुमको तबाह कर देंगे, तुमको माँ बाप के साथ जेल की चक्की पिसवाएंगे, तुम्हारे साथ ये करेंगे, तुम्हारे साथ वो करेंगे। लेकिन सोचिए, वही माता पिता उसी लड़के को बारात वाले दिन समाज के सामने पैर पुजाई करते हैं। भूल जाते हैं तो कैसेट उठा के देख लें, शादी का कैसेट उठा के एक बार देख लें कि उसी लड़के की समाज के सामने पैर पुजाई करते हैं। समाज वाले को दिखाते हैं कि ये लड़का मेरे लड़की के लिए उपयुक्त है, मैंने इसको अपना दामाद बनाया है। फिर वो लड़का उनकी लड़की के साथ इज्जत से फिजिकल होता है और शादी के बाद सारा चौपट। वो लड़का सबसे ख़राब निकलता है जिसकी आपने पैर पुजाई की होती है। वो लड़का इतना ख़राब निकलता है कि आप उसको चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी थाना जाए, जल्दी से जल्दी इसकी जेल हो, मेरी बेटी आज़ाद हो। यही हाल हुआ। 25 में शादी हुई, शादी टिकी नहीं, लड़की वालों ने लड़की को भेजने से मना किया। ये बहुत ज़्यादा 24-25 साल का लड़का था और जाहिर सी बात है शादी के प्रति बहुत ज़्यादा वो था, पत्नी के प्रति वफादार रहा होगा, चाहे जो भी रहा होगा, पत्नी के लिए हमेशा आता जाता रहता था। लेकिन पत्नी ना आती थी, ना उससे मिलने दिया जाता था, ना कुछ भी किया जाता था। अंत में प्रताड़ित होकर उसने फांसी लगा ली। ये भी अब कॉमन बात है, मरना बहुत आसान हो गया है। पुरुषों के लिए मरना तो बिल्कुल आसान हो गया, कुछ ना करो, 15 लड़का और जल दो। बाकी जो जन्म दिया है वो जानेगा, बाकी परिवार के लोग जानेंगे, बाकी सब कुछ जानते रहेंगे। जो जिंदा है वो झेलेंगे परिवार के। तुम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओ। कोई जिम्मेदारी नहीं है, माँ बाप कोई जिम्मेदारी होती है क्या? कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। सारी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओ, गले में फंदा लगाओ, चल दो। पुरुषों को मैं समझाते समझाते थक चुकी हूँ। कुछ नहीं हुआ, इसने भी फंदा लगाया और ये चला गया। सुसाइड नोट में इसने साफ लिखा कि मेरे मौत के लिए मेरे सास ससुर दोषी हैं। अब एक बड़ा सवाल उठता है, शादी पति पत्नी के बीच होती है, सास ससुर के बीच नहीं होती है। अगर कुछ इशू भी होता है तो पति पत्नी के बीच में होता है, सास ससुर से नहीं होता। लेकिन ये सास ससुर अपनी विवाहित बेटी के जिंदगी में टांग अड़ा के जबरदस्ती इशू पैदा करते हैं। कह देती हूँ तो लोगों को मिर्ची लग जाती है, बहुत बुरा लगता है। माँ बाप ना चाहे तो कोई भी पुत्री भाग करके मैके नहीं आ सकती, भाग के कहीं और जा सकती है, मैके नहीं जा सकती। ठीक है, उसको नहीं रहना है, कहीं और जाएगी, कहीं और रहेगी। बहुत काबिल है तो अपने पैर पे खड़ी होगी, बहुत काबिल है तो अपने आप को इस्टेब्लिश करेगी। वो भाग के मैके नहीं आएगी। लेकिन मैके का जो आसान रास्ता माँ बाप दिखाते हैं, और ये रास्ता काल बनता है उस पुरुष के लिए जो अपनी पत्नी को चाहता है, जो अपनी पत्नी को चाहता है, जो एक पत्नी का होके रहना चाहता है, जो पत्नी का होना चाहता है, जो पत्नी को प्यार करता है, उसके लिए ये काल का फंदा बनता है।
पत्नी का मायके। साफ उसने सुसाइड नोट में लिखा है कि मेरी मौत का जिम्मेदार, पत्नी नहीं लिखा है, पत्नी नहीं लिखा है, मेरी मौत का जिम्मेदार मेरे सास ससुर है। आप ही लोग से पूछती हूँ, शादी सास ससुर से हुई है? चिक चिक सास ससुर से हुई है? किससे हुई है? पत्नी से हुई है ना। पत्नी को जिम्मेदार मानता ना। लेकिन नहीं, पत्नी एक बार मायके गई, फिर मायके में जैसा लगता है उसको सम्मोहित करके उसको शिकंजे में फांस लिया जाता है कि अब तू आ गई है, अब देख ना तेरे पति को साथ मैं क्या करता हूँ। और वही हुआ, डर गया। मरने वाले को लोग कायर कहते ही हैं, कायर था, मर गया। जिंदा हो तो अपनी एक उंगली काट के दिखाओ ना मुझे, वो कायर था तो मर गया। जो लोग आत्महत्या करने वाले को कायर बोलते हैं, वो लोग मुझे एक उंगली अपनी काट के दिखा दें, मैं मान लूँगी कि मरने वाले कायर होते हैं। मरने वाले कायर नहीं होते हैं, हर ओर से हताश हो रहते हैं, हर ओर से वो हताश हुए रहते हैं, हर ओर से वो निराश हुए रहते हैं। उनके पास ज़िंदगी में कुछ बचता ही नहीं है, उनको ज़िंदगी से ज़्यादा मौत पहले लगती है। हाँ, यहाँ वो कायर साबित होते हैं कि वो ज़िंदगी से लड़ते नहीं हैं, ज़िंदगी से वो लड़ते नहीं हैं, ज़िंदगी की आंखों में आंख डाल के वो बात नहीं करते हैं। हाँ, वो लड़के कायर होते हैं जो अपनी पत्नी के लिए मरते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में तू नहीं और सही और नहीं और सही वाला फंडा नहीं होता है। उनकी नज़र में बस पत्नी एक तू ही है। और उस पत्नी को क्या कहें जिसका पति सिर्फ उसको चाहता है, क्योंकि आज समाज में 4-4 बच्चों का बाप भी अफेयर करता है। यहाँ 24-25 साल का लड़का विशुद्ध प्यार उस अपनी पत्नी से कर रहा है, उसको सजाए मौत मिलती है, वो फंदे पर लटक जाता है। क्या कहेंगे इस विडम्बना को, क्या कहेंगे इस विडम्बना को? मैं नहीं सोच पाती हूँ, क्या कहेंगे इस विडम्बना को। अपनी पत्नी को चाहना, अपनी पत्नी से घर बसवाना, अपनी पत्नी को ही करना आज गलत हो गया है। आप कहेंगे पुरुष सही नहीं था, यही कहेंगे पुरुष सही नहीं था। पुरुष सही नहीं है, स्त्री सही नहीं है, भेद शादी के बाद खुलता है। और पुरुष कोई भी सही नहीं होता, स्त्री कोई भी सही नहीं होती, दोनों को एडजस्ट करके चलना पड़ता है। एडजस्ट हमारे यहाँ हमारे पुराने जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने किया, बीच में हमारे दादा दादी ने किया, हमारे माँ बाप ने किया, और आज हम कर रहे हैं। लेकिन अगली पीढ़ी ऐसा नहीं सोच रही है। आप क्या कहें इस बात पे? मैं आपके जवाब का इंतज़ार कर रही हूँ। धन्यवाद।